नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों, हमारी बात चल रही है हिंदी व्याकरण यहाँ पे चल रही है। विशेष रूप से सेकंड ग्रेड को लेकर बैच चल रहा है। इसके अलावा किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में हिंदी है तो आप आराम से क्रम से वीडियो देखते जाएं। दोस्तों, एकदम शॉर्ट में और शानदार लगभग पूरी बातें कवर करते हुए 15, 20, 25 मिनट का वीडियो आपको यहाँ पे मिलता है और जो भी बातें हैं लगभग उसमें बता दी जाती है। उसके अलावा आपको करना क्या होता है, आपके पास जो भी बुक है या जो भी आपके पास गाइड है उसमें से आप प्रश्न देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, आपके लगभग पूरा मैटर कवर हो जाएगा। तो हमारी बात चल रही है क्रिया से पहले हमने वर्ण विचार में पूरी बात कर ली है। उसके बाद शब्द विचार में तत्सम तत् बहुदेशज विदेशी, उसके बाद शब्द विचार में संज्ञा सर्वनाम विशेषण की बात कर ली। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्रिया। पिछली क्लास में हमने क्रिया की बात की है। क्या बात की एक बार देख लीजिए मोटा मोटी। क्रिया की क्या है, क्रिया वो बात हमने कर ली। उसके बाद में हम बात करेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद को लेकर 3 आधार हम लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 आधार हम लेते हैं। कौन से आधार? देखिए, पहला है कर्म के आधार पे। पहला कौन सा है? कर्म के आधार पे। दूसरा हम लेंगे प्रयोग या संरचना के आधार पे, ठीक है। और तीसरा काल के आधार पे। तो हम पहली क्लास में बात कर चुके हैं कर्म के आधार पे। आज हम बात करेंगे प्रयोग और संरचना के आधार पे या काल के आधार पे, ठीक है। तो प्रयोग और संरचना के आधार पे पूरी बात आराम से करेंगे। उसके बाद हम करेंगे काल के आधार पे क्रिया के भेद। दोस्तों, लगभग पूरा मैटर हम आराम से कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे सभी के साथ। और जो भी आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। देखिए, बात करते हैं। ये हमारे जो भेद हैं आपके सामने लिखे हैं, 8 मुख्य भेद लिखे हैं। वो है प्रयोग और संरचना के आधार पे। कर्म के आधार पे हम बात कर चुके हैं सकर्मक और अकर्मक। कर्म के आधार पे हम 2 बात कर चुके हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या है कि जहाँ पे कर्म उपस्थित हो वो सकर्मक है, वहाँ कर्म नहीं हो अकर्मक है। सीधी सी बात हम पूरे वीडियो में कर चुके हैं। पीछे की क्लास आपने नहीं देखी है तो आराम से आप पीछे जाके देख सकते हैं। आप पहले कमेंट जो है वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है, पीछे की जो भी क्लासें हैं क्रम से वो भी आप उस लिंक से देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम बात करते हैं प्रयोग और संरचना के आधार पे और काल के आधार पे क्रिया के भेद। ये जो भेद है वो है प्रयोग या संरचना के आधार पे। पहला भेद है सामान्य क्रिया। नाम से ही देखिए, ये जो क्रिया के भेद हैं वो सभी नाम से आपको पता लग जाएगा लगभग। तो प्रयोग और संरचना के आधार पे पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य मतलब जो सामान्य है, जिस वाक्य में क्रिया एक हो और सामान्य रूप से प्रयोग में ली जा रही हो, वो कौन सी होती है? सामान्य क्रिया। वापस सुन लेना, जो वाक्य में सामान्य रूप से क्रिया प्रयोग में दी जा रही हो और वो एक हो, ठीक है, वो कौन सी होगी? सामान्य क्रिया होगी। नॉर्मल बात है, जैसे मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, राम पढ़ता है, ठीक है, सीता गाती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो सामान्य क्रिया हो गई। जहाँ पे क्रिया एक हो और क्या हो? सामान्य रूप में हो, तो वो कौन सी होगी? सामान्य क्रिया हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण आप लिख लीजिए, साथ साथ में जो भी मैंने लिखे हैं साथ साथ में लिखते जाना। सीता गाती है, वह चलता है, ठीक है। तो ये कौन सी है? सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया। प्रयोग के आधार पे क्रिया का दूसरा भेद संयुक्त क्रिया क्या है? तो नाम से पता लगा लीजिए। संयुक्त का मतलब क्या है? जुड़ना या जुड़ी हुई, जुड़ना या जुड़ी हुई। अब देखिए, जुड़ना या जुड़ी हुई मतलब क्या है? जहाँ वाक्य में एक के साथ दूसरी क्रिया लगा ली जाती है और दोनों एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, वो क्या है? संयुक्त क्रिया, ठीक है। कैसे? उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया। अब देखिए, खाना यहाँ पे कर्म है, ठीक है, लेकिन जो खा है ये क्या है? एक क्रिया है। खाने की क्या है? एक क्रिया है। और लिया मतलब लेना भी एक क्या है? क्रिया है। तो ये 2 क्रियाएं एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रही है। खा लिया, उसने पानी पी लिया, ठीक है, लिख लिया, तो ये क्या हो गई? ये एक संयुक्त क्रिया होगी। 2 क्रिया एक के साथ दूसरी क्रिया 2 जोड़ दी जाती है, वहाँ क्या हो गया? वहाँ पे संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। उसने पानी पी लिया, उसने लेख लिख लिया, उसने, यहाँ पे आप लिख लीजिए, उसने लेख लिख लिया, लिख लिया। तो देखिए, लिखना एक क्रिया है और लेना ये क्या है? क्रिया है। तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक तीसरा कौन सा है? प्रेरणार्थक।
तो प्रेरणार्थ क्रिया आप शब्द से देखिए, इसके नाम से देखिए, प्रेरणा, किसी की प्रेरणा से जो काम किया जाता है, जो क्रिया किसी की प्रेरणा से किया जा रहा है, मतलब खुद काम नहीं किया जा रहा, किसी प्रेरणा से दूसरे से काम करवा रहे हैं, वो कौन सी हो गई? प्रेरणार्थ क्रिया। कैसे? जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, 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 ठीक है। इसके अलावा जो भी है, मोहन सोहन से पत्र पढ़वाता है, ठीक है, खेत में काम उसे करवाता है, जो भी है, मतलब जो खुद न करके दूसरे से काम करवाई, प्रेरणा से, किसी की प्रेरणा से जो काम किया जाता है वो प्रेरणार्थ क्रिया हो गई। प्रेरणार्थ क्रिया मेरे हिसाब से समझ में आ गई। सामान्य क्रिया आ गई, संयुक्त क्रिया, खा लेना पी लेना, ठीक है, वो सभी किस में आ जाएंगी? दो क्रियाएं एक के रूप में प्रयुक्त हो रही है, संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थ क्रिया, जो काम खुद न करके दूसरी प्रेरणा से करवाया जाता है, वो कौन सा हो गया? प्रेरणार्थ क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक नाम से सभी क्रिया नाम से पता लग जाएगा। पूर्वकालिक का मतलब क्या है? जो पूर्व के समय में हो चुकी है, पूर्व यानी पहले, कालिक मतलब समय में, तो पूर्व के समय में जो क्रिया हो चुकी होती है वो कौन सी होती है? पूर्वकालिक। कैसे? उसने या राम ने, जो भी नाम लिख लीजिए, उसने नहाकर, उसने नहाकर पूजा अर्चना की, उसने नहाकर पूजा अर्चना की। वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया। बहुत सी क्रियाएं हैं, बहुत से उदाहरण से हजारों हैं। मैं 100 उदाहरण बता दूं, 10 उदाहरण बता दूं, एक ही बात है। 100 उदाहरण बता के इस वीडियो को 1 घंटे का कर दूं, बात वही है। आप बुक से उदाहरण देखिए, प्रश्न देखिए, तभी आपके समझ में आएगा और तभी आपको लंबे समय तक वो याद भी रहेगा। तो आप ये जो भेद हैं उसको एक रफ कॉपी में उतारिए, रफ पेज पे उतारिए। उसके अलावा खुद उसके उदाहरण बनाइए, खुद उदाहरण बना लीजिए। आप एक बार उदाहरण बना लेंगे तो आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। इस प्रकार से आप कोशिश कीजिए सीखने की। उसने नहाकर पूजा अर्चना की, तो देखिए जो पूर्व के समय में क्रिया हो चुकी होती है, पूजा अर्चना करना ये क्रिया है, ठीक है, पूजा करना, अर्चना करना। सोना भी एक क्रिया है, सो गया एक क्रिया है। तो पूजा अर्चना करने से पहले वो क्या कर रहा है? नहाकर पूजा अर्चना की। तो जो पहले के समय में क्रिया हो चुकी होती है वह कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। वह सो गया, लेकिन उसे क्या किया? उसने पहले पढ़ा है, तो पढ़कर सो गया। तो जो पढ़कर ये पहले क्रिया हो चुकी है वो कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। अगली नाम धातु क्रिया। अब देखिए, नाम हमने बात की, संज्ञा। सबसे पहले हम बात की संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? नाम ही क्या है? संज्ञा है। नाम ही क्या है? संज्ञा। किसी का भी नाम हो वो क्या है? संज्ञा है। तो नाम, संज्ञा आदि, इसमें क्या होगा परिभाषा? संज्ञा आदि का मतलब क्या हो गया? संज्ञा सर्वनाम विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण यदि क्रिया के रूप में प्रयोग में ली जा रही है, वहाँ पे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण किसी क्रिया के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, वहाँ पे नाम धातु, नाम ही यदि वो धातु बन जाए, धातु का मतलब क्या है? क्रिया। तो नाम ही यदि धातु बन जाए वो क्या है? क्रिया है। क्रिया का मूल शब्द, मूल रूप जो होता है वही क्या है? धातु है। तो नाम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि ही यदि धातु बन जाए, क्रिया बन जाए, वो कौन सी है? नाम धातु क्रिया। कैसे? जैसे हम बात करें शर्माना, लजाना, ठीक है, रंगना, जुठलाना, गरमाना। तो यहाँ पे ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, यही क्या है? क्रिया के रूप में काम कर रही है। तो क्या हो जाएंगे? ये क्या है? नाम धातु क्रिया। देखिए, हम बात करें शर्माना, हम बात करें लजाना, हम बात करें रंगना, ठीक है, जुठलाना, गरमाना, हम बात करें मेरी बातों को सुनकर वो गरमा गया। तो गर्म क्या है? एक विशेषण है। गर्म क्या है? एक विशेषण है। लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? क्रिया का काम कर रहा है। गरमा गया तो क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। रंगना, वह कार्य, वह दीवारें रंग रहा था। रंगना क्या है? रंग क्या है? क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? क्रिया का काम कर रहा है रंगना। तो कौन सी हो गई? नाम धातु क्रिया। संज्ञा, नाम का मतलब आप इसे याद रखिए, नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा ही धातु के रूप में काम करे तो नाम धातु क्रिया। कृदंत क्रिया, अगली कौन सी है? कृदंत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कृदंत होती है। मुख्य ये 5 भेद हैं क्रिया के। मुख्य कितने भेद हैं? ये 5 भेद हैं, ये और 3 भेद और हैं। तो अगला है कृदंत क्रिया। कृदंत कौन सी होती है? जो मूल धातु होती है, जो मूल धातु होती है उसमें प्रत्यय
प्रत्यय लगकर जो शब्द बनते हैं वो कौन सी होती है? कृदंत क्रिया। जैसे बात करें खेल, तो खेल से क्या हो गई? खेलना। ठीक है। बात करें खा तो खाना, पी पीना। इस प्रकार से वो कौन सी होगी? कृदंत क्रिया हो गई। सजातीय क्रिया, सजातीय एक ही जाति के साथ में, मतलब आप उदाहरण से देखिए पहले, उसके बाद में समझिए। जैसे उसने राधा को या कृष्ण ने राधा को नाच नचाया, नाच नचाया। राम ने खेल खेला, तो खेल खेला। यहाँ पे देखिए ये खेल क्या है? यहाँ पे खेलना क्या है? क्रिया है। और ये खेल क्या है? एक कर्म है। क्या खेला? खेल खेला। तो यहाँ पे एक क्रिया है और ये क्या है? कर्म। तो क्रिया ही कर्म के रूप में काम में ली जाए, वहाँ पे कौन जाएगी? क्रिया और कर्म दोनों एक ही जाति की हो, मतलब सजातीय हो जाती है। कौन सी है? सजातीय क्रिया हो जाएगी। बात करें अगला, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया नाम से पता लग रहा है सहायक, जो सहायता के रूप में काम में ली जा रही है, वह क्या है? सहायक क्रिया होती है। जैसे श्याम बांसुरी बजा रहा है। श्याम बांसुरी बजा रहा है। देखिए बजाना एक क्रिया है, ठीक है, लेकिन जो साथ में ले रहा है ये क्या है? सहायता के रूप में, तो ये सहायक क्रिया होगी। राम खेलता है, राम खेलता है। तो खेलना क्रिया है, लेकिन जो है साथ में वो क्या है? सहायक क्रिया है। तो इसके बाद हम बात करें क्रिया का अगला आधार जो है, काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं उसकी बात हम करेंगे। दोस्तों आप जो कमेंट कर रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते, तो आपके पास तो ऑप्शन है, वीडियो को आप रोक सकते हैं बीच में कहीं पर भी, और आप कहीं से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कहीं पे बार मैं बोर्ड से साइड में आता हूं, और आप चाहे जब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं काल के आधार पे। शेयर करते रहें सभी आप जो भी ग्रुप्स में जुड़े हैं, और तो सभी को शेयर करते रहें, अपने छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को, जो भी आप जिसके सिलेबस में हिंदी है, सभी को यहाँ पर जोड़ते रहें। देखिए काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल सभी को पता है, लगभग आप तैयारी करें, आप सभी को ये भी पता है भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है और भविष्यत काल क्या है। भूतकाल जो काम हो चुका होता है, जो क्रिया हो चुकी होती है। वर्तमान काल जो क्रिया अभी वर्तमान में चल रही होती है, और जो होने वाली क्रिया है वो हो जाएगी भविष्यत काल। देखिए सामान्य भूतकाल की बात करें तो मुख्य इसके उपभेदों की भी हम बात करेंगे। सवाल कहाँ से बनते हैं, देखिए मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपके पूरे क्लियर करता हूँ। आप इससे सैकड़ों उदाहरण बना सकते हैं। एक उदाहरण से आप हज़ारों सैकड़ों उदाहरण बना सकते हैं। केवल हम एक उदाहरण लेते हैं और किस प्रकार से उसमें चेंजिंग आती है। देखिए सामान्य भूतकाल, पहला उपभेद कौन सा है? सामान्य भूतकाल। कृष्ण सीकर गया, कृष्ण सीकर गया, सामान्य सी बात है, वो गया, सामान्य है, भूतकाल है, सामान्य क्रिया है, वो गया। जहाँ पे नॉर्मल आ जाए, उसने खाना खाया, सामान्य भूतकाल। उसने पानी पिया, सामान्य भूतकाल। आसन भूतकाल, कृष्ण सीकर गया है, वहाँ पे आसन हो जाता है, तो वहाँ पे सीकर गया है, उसने खाना खाया है, अभी भी वो काम तो हो गया है लेकिन अभी भी हुआ है। सीकर गया है, खाना खाया है, उसने पानी पिया है, किताब पढ़ी है, तो क्या हो जाएगा? देखिए हमारी आदत क्या है, हम जल्दबाजी कर देते हैं। परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो हम जल्दबाजी है देखते हैं, वर्तमान काल कर देते हैं, उसमें वह सीकर गया है, अभी गया है, तो आप क्या करते हैं? दिमाग हमारा जाता है वर्तमान काल पे। यहाँ पे जैसे बात करें, एक उदाहरण, कृष्ण सीकर जा रहा होगा। अब होगा मतलब हमारा दिमाग सीधा कहाँ चला जाता है? भविष्य काल के अंतर्गत चला जाता है। लेकिन आपको सोचना है कि क्रिया हो गई है, हो रही है या होगी, क्रिया को ध्यान रखना है। होगा और इसको छोड़िए, जा रहा है मतलब जा रहा होगा, मतलब वर्तमान की बात है। यहाँ पे है कि कृष्ण सीकर गया है, मतलब जा, वो काम तो हो चुका है, तो पीछे का जो काम है वह है प्रेजेंट टाइम से पहले जो काम हो चुका है, वो सभी भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है। तो कृष्ण सीकर गया है, आसन भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब पूर्ण रूप से जो काम हो चुका है, पूर्ण संतुष्टि मिल चुकी है, वो है पूर्ण भूतकाल। कृष्ण सीकर गया था, एकदम फिक्स है, सीकर गया था, तभी वो पूर्ण रूप से फिक्स है, तभी क्या होगा? कृष्ण सीकर गया था। जहाँ पे इस प्रकार से आ जाए, वो क्या है? पूर्ण भूतकाल। पुस्तक पढ़ी थी, पूर्ण भूतकाल। खेल खेला था, पूर्ण भूतकाल। ठीक है। अपूर्ण भूतकाल, देखिए अपूर्ण भूतकाल कैसे? कृष्ण सीकर जा रहा था, सीकर जा रहा था,
अब वो जा तो रहा था, शिखर पहुंचा है या नहीं, बीच में कहीं शादी अटेंड करने के लिए रुक गया, नाइट में वहाँ रुक गया, जो भी है, शिखर जा रहा था लेकिन वो वहाँ पे पहुंचा है या नहीं, अभी तक समाचार नहीं आई। तो शिखर जा रहा था, काम तो पहले का ही था, काम तो क्रिया तो पहले की थी, लेकिन शिखर जा रहा था, गया है या नहीं, पहुंचा है या नहीं, पूर्ण रूप से नहीं है, तो यह क्या है, अपूर्ण है, अपूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध क्या है, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध का मतलब क्या है, संभावना, जहाँ पे संकोच, जहाँ पे कुछ न कुछ, यहाँ पे कुछ न कुछ कंफ्यूज हो जाए, जैसे कृष्ण शिखर गया होगा, संभावना है, ठीक है, संदेह है, संभावना है, कृष्ण शिखर गया होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं, जहाँ पे वो क्या है, संदिग्ध, शिखर गया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, मतलब बात तो पीछे की है, ठीक है, वो सभी किस में आ जाएंगे, संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 5 आपको याद रखना है, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण और संदिग्ध। इसके बाद बात करें वर्तमान काल। वर्तमान मतलब जो वर्तमान में चल रहा है। सामान्य, सामान्य वर्तमान काल मतलब सामान्य सी बात हो, कृष्ण शिखर जाता है, राम खाना खाता है, वह पुस्तक पढ़ता है, तो क्या है, सामान्य है, पुरता है, काम करता है, जो भी। अपूर्ण, संदिग्ध और अज्ञात क्या है, देखिए अपूर्ण वर्तमान काल, कृष्ण शिखर जा रहा है, शिखर जा रहा है, वर्तमान में काम चल रहा है, वो जा रहा है, लेकिन क्या पता कहीं पर रुक जाए, वो पहुंचे नहीं, जो भी कारण हो, भगवान करे वो पहुंच जाए, ठीक है, किसी के साथ कोई दुर्घटना न हो, लेकिन कृष्ण शिखर जा रहा है, पहुंचे या नहीं फिक्स गारंटी नहीं है, तो शिखर जा रहा है, वो अभी तो काम कर रहा है लेकिन अपूर्ण है, अभी शिखर गया नहीं है, वह शिखर जाता है तो सामान्य है, शिखर जा रहा है तो क्या है, अपूर्ण है। संदिग्ध, यहाँ पे संभावना है, वापिस कृष्ण शिखर जा रहा होगा, बात वो वहाँ बैठा है, हम यहाँ क्यों कर रहे हैं कि वो यार शिखर जा रहा होगा इस समय, तो शिखर जा रहा होगा, वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे संभावना हो गई, संदिग्ध में आ गया। अज्ञातक, ये इस नाम से ही आप याद रख सकते हैं, ठीक है, अज्ञातक, जहाँ पे किसी को आज्ञा दी जा रही हो, वर्तमान में कृष्ण तुम शिखर जाओ, वर्तमान की बात है लेकिन उसको आज्ञा दे रहे हैं कि तुम शिखर जाओ, तो किस में आ जाएंगे, अज्ञातक में। राम तुम पढ़ो, कृष्ण तुम खेलो, वो किस में आ जाएंगे, अज्ञातक वर्तमान काल में। तो ये भूतकाल और वर्तमान काल एक उदाहरण से हम पूरी बात कर चुके हैं। अब आगे देखिए भविष्यत काल, ये भी इसी उदाहरण से हम बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा चेंजिंग करते हैं, ठीक है। भविष्यत काल, जो वर्तमान काल को छोड़ के, भूतकाल को छोड़ के जो भविष्य में होने वाला है, वो किस में आएगा, भविष्यत काल में। सामान्य, सामान्य है, दिनेश कबड्डी खेलेगा, सामान्य बात है, वह खेलेगा। राम खाना खाएगा, आप किताब पढ़ेंगे, तो सामान्य है, तो क्या आ गया, सामान्य भविष्यत काल। देखिए अज्ञातक, दिनेश तुम हमारे घर आइएगा, भविष्य की बात भी है और अज्ञातक भी है कि तुम हमारे घर आइएगा, तो यह तुम खेल खेलिएगा, तो क्या हो जाएगा, अज्ञातक भविष्यत काल। संभाव्य, संभावना यहाँ पे और आ गई, यहाँ पे संदिग्ध, संदिग्ध यहाँ पे संभाव्य, याद रखना, यहाँ पे संभाव्य भविष्यत काल है। दिनेश क्या करेगा, अब दिनेश क्या करेगा, वह घर जाएगा कि नहीं, संभावना है, तो दिनेश क्या करेगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ये भी एक संभाव्य है, भविष्यत काल को लेकर है, वो क्रिया भविष्य में होने वाली है कि मैं अब क्या करूं, तो ये वर्तमान का नहीं है मैं क्या करूं, ये भविष्य का है, वह क्या करेगा ये भी भविष्य का है, लेकिन ये संभाव्य है। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट अब आराम से ले सकते हैं। हम बात कर चुके हैं कर्म के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और काल के आधार पे, तीनों आधार हम ले चुके हैं। क्रिया की बात लगभग मेरे हिसाब से पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कुछ आपके कंफ्यूज है किसी सवाल को लेकर क्रिया के रूप में, जो भी आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, आपका नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे दिया जाएगा या इसी वीडियो के कमेंट में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो ये क्रिया की लगभग पूरी बात हो चुकी है। अगला टॉपिक हम लेंगे अविकारी। इतनी देर हमारा चल रहा था विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये कौन से थे, विकारी थे। काल, वचन, लिंग आदि के आधार पर इनमें विकार आता है, परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी होता है। लेकिन जिसमें विकार नहीं आता वो अविकारी है और उसे क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल आपको हर परीक्षा में एक देखने को जरूर मिलता है अव्यय का, तो अव्यय आप जरूर देखिए अगली क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथी को जोड़ें। तो ठीक है दोस्तों, आपका प्यार विश्वास ऐसे का बना रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।